नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों की तरह एक बार फिर इंडिया गठबंधन सियासत के केंद्र में आता हुआ दिख रहा है, यानी पॉलिटिकल सेंटर पॉइंट में आता हुआ इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है और बीजेपी में हाशिए पर जाने का डर दिखाई दे रहा है। इस डर को काउंटर करने के लिए बीजेपी फिर से कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, लेकिन इस बार उसके सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई का इंतजार देश को है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ मणिपुर की हिंसा 2 साल हो गए, मणिपुर की हिंसा को 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में 2 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी का एक बार भी वहां न जाना फिर से कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सामने बिहार का चुनाव भी है, जिसकी तैयारी महागठबंधन पुरजोर तरीके से कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां जा रहे हैं। पिछले दिनों गए, 22 तारीख को पहलगाम में घटना घटी, 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में थे और फिर कल 4 तारीख है तो कल भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री बिहार। कल फिर से महागठबंधन के घटक दलों की बड़ी बैठक भी उधर बिहार में होने जा रही है, जिसमें सीट बंटवारे की चर्चा तो होगी ही और साथ ही इस बात पर भी मंथन किया जा सकता है कि जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले के बाद अब आगे और किस तरह मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। इस बीच वक्फ संशोधन का जो मसला है वो तो बना ही हुआ है और उस पर 2 दिन बाद यानी 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी और आज इस कानून के खिलाफ बेगूसराय में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। इन तमाम चुनौतियों और मुश्किलात के बीच किसानों का अपमान भी बीजेपी के लिए अब मुसीबत बन गया है। दरअसल राकेश टिकैत की पगड़ी गिराने के मामले से इतनी आसानी से बीजेपी पीछा नहीं छुड़ा पाएगी, ये बात आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में जाहिर कर दिया है। वहीं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर बड़ी मांग की है। क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए यहीं से शुरुआत करते हैं, पहले उन्हीं को सुनते हैं, सुनिए। नहीं, सीडब्ल्यूसी का मीटिंग तो हमने किया है, इसीलिए किया है कि मैं परसों ही आया था, फिर सडनली कल गया था, फिर आज हमारे एम.आई. पाटिल साहब का प्रोग्राम था तो मैं वापस आया। हमने सीडब्ल्यूसी में यही तय किया कि एक तो जो पहलगाम में हुआ है ये बहुत बड़ा सदमा हम सब लोगों को पहुंचा है और जो 26 लोग उसमें मारे गए हैं और उनके परिवार के लोग जो आज बहुत दुखद है उनको मुआवजा देना चाहिए और गवर्नमेंट उनकी रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। ये हमने अपने सीडब्ल्यूसी में भी कहा है और उसके साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो करने जा रही हमारे पर हमला उसका मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। सर, सेंसस का सेंसर देखिए, इसके बारे में तो मैं खुद 2 साल पहले लिखा था और वो लेटर भी मैंने मीडिया को बताया है और कास्ट सेंसस जब हम डिमांड कर रहे थे, राहुल गांधी जी भी डिमांड कर रहे थे, तब कर्नाटक के मिनिस्टर्स और खुद प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो ये कह रहे थे कि हम लोग समाज को तोड़ने के लिए जाति जनगणना पूछ रहे हैं और ये भी उन्होंने कहा कि जाति जाति में झगड़ा लगाना, धर्म में फूट डालना, ये काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो 2 साल पहले मैंने ये सवाल उठाया था उस वक्त तो नहीं किए, अब आप किए हैं तो आपका मकसद मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अच्छा है कि जो हमारी मांग थी उस मांग को, उस डिमांड को उन्होंने माना है और हम ये चाहते हैं। तो यहां सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर रहे हैं कि पीड़ित परिवारों को, अगर पहलगाम का मसला हो, सबसे पहले उन्होंने पहलगाम पे अपनी बात रखी, तो वहां साफ कर रहे हैं कि पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए और कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे। इसके अलावा जाति जनगणना पर भी वो अपनी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि जब हम जाति जनगणना की मांग कर रहे थे तो कैबिनेट मंत्रियों ने, सरकार के काफ़ी जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि हम यानी कांग्रेस समाज को बांटने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए ऐसा करना चाहती है।
अब उन्होंने ऐसा किया है। मुझे नहीं पता है कि उनकी मंशा क्या है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी मांग पूरी हो गई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट में यह भी बताया है कि मणिपुर में मोदी ने राजधर्म का पालन नहीं किया। वहीं इस मुद्दे पर आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मणिपुर के प्रभारी सप्तगिरी उल्का ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनकी जुबानी भी सुन लेते हैं। कांग्रेस के सांसद हैं मणिपुर से, और सप्तगिरी उल्का कह क्या रहे हैं सुनिए जरा, क्योंकि 2 साल हो गए मणिपुर को लेकर, प्रधानमंत्री नहीं गए, सवाल अब कश्मीर को लेकर भी उठ रहे हैं, सुनिए। ये बीजेपी सरकार, हम लोग बार बार ये डिमांड करते आ रहे हैं, जब से ये घटना घटी है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करो, लेकिन ये कभी माने नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव से, राहुल गांधी जी के प्रेशर से 20 महीने के बाद दे फाइनली एग्रीड ऑन ए प्रेसिडेंट रूल ऑन 13 फरवरी 2025। 20 महीने के बाद, एंड ये जनता हमेशा डिमांड करती आ रही है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू करके आप सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आओ। बट अभी जो हाली सिचुएशन है ग्राउंड में प्रेसिडेंट रूल होने के बाद भी इज फार फ्रॉम नॉर्मल। अराउंड 260 पर्सन्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, 260 जान जा चुकी है। 68,000 से ज्यादा लोग 302 रिलीफ कैंप में अभी भी वहां पे एक इनह्यूमन कंडीशन में अपना जिंदगी वो बिता रहे हैं। वहां पे वो काफी डरते हैं वापस अपने घर जाने के लिए। प्रेसिडेंट रूल लाने के बाद भी ग्राउंड रियलिटी कुछ चेंज नहीं हुआ है। एंड ये आप सबको यही बोलना चाहते हैं कि द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स मणिपुर इज। तो यहां पर साफ साफ सप्तगिरी उल्का जो बात कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। मोदी मणिपुर जाएं और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करें, ये पुकार 2 वर्षों से, 2 सालों से मणिपुर के लोग लगातार कर रहे हैं, लगा रहे हैं ये पुकार। वहीं अब इंसाफ और सम्मान की बात किसानों के लिए भी उठ रही है। राकेश टिकैत की पगड़ी गिराए जाने के मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ लिखा है, आइए जरा उसको भी सुन लेते हैं, क्योंकि कल शाम से राकेश टिकैत की पगड़ी का मामला काफी सुर्खियां बटोर रहा है। यहां लिख रहे हैं अखिलेश यादव, लांघी सीमाएं अपमान की, घड़ी आई इस ऐलान की, बांध लो पगड़ी सम्मान की, किसान के हक मान की, न चिंता खेत खलियान की, न भूख प्यास बलिदान की, अब बात आ गई आन की, बांध लो पगड़ी सम्मान की। बात चाहे कश्मीर की हो, मणिपुर की हो, वक्फ संशोधन की हो या किसानों की हो, दोस्तों इंसाफ की बात केवल कहने से काम नहीं चलेगा, वो होता हुआ दिखना भी चाहिए। और ये बात अब देश में चारों तरफ से उठ रही है। फिलहाल देश में कोई चुनाव नहीं है, अभी से लगभग 4-5 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है, इसीलिए बीजेपी इंसाफ की मांग को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिख रही है। लेकिन अब बिहार में चुनाव से पहले महागठबंधन की जो तैयारी है उसमें बीजेपी के लिए चिंता की बात है। कल पटना में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद, कांग्रेस पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और वाम दल जिसमें सीपीएम है, सीपीआई है और सीपीआई-एमएल है, ये तीनों वाम दल सब मिलकर चुनावी रणनीति बनाने के लिए जुट रहे हैं। पटना में महागठबंधन की 15 दिनों में ये तीसरी बैठक होने जा रही है। पहली बैठक 17 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में हुई थी। पहली बैठक जिसमें तेजस्वी यादव को आधिकारिक रूप से कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था, जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है उसका अध्यक्ष चुना गया था। और इस बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी यादव को गठबंधन का नेतृत्व करता बताया था। दूसरी बैठक हुई 24 अप्रैल को, कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक हुई और इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। और कल 4 मई को फिर से सारे दल एक साथ, महागठबंधन के जितने दल हैं बिहार के, वो एक साथ बैठेंगे और इस बार जाति जनगणना पर कैसे आगे बढ़ा जाए इसकी रणनीति तैयार होगी और इस पर चर्चा होगी, यही विषय है, हो सकता है। तो कश्मीर से बिहार तक और मणिपुर से दिल्ली तक मोदी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इन चुनौतियों के बीच पाकिस्तान से आयात रोककर या सारी चिट्ठी पत्री की सेवाएं रोककर क्या सरकार अपना बचाव कर पाएगी, या इस बार उसे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पर देखिए इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज राहुल देव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम बड़े बड़े मीडिया चैनल्स
में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और आप सब भली भांति इनको अलग अलग चैनल्स पे देखते भी हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, अपनी टिप्पणियों के लिए, विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। तो राहुल देव जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अभी 3 साथी हैं, 2 साथी और थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है दोस्तों इस कार्यक्रम में। जो अभी जुड़ चुके हैं उनका भी, जो आगे जुड़ने वाले हैं उनका भी। और सीधा पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, बहुत कुछ है, एक मोटा मोटी मैं एक रूपरेखा रख रहा था जिसमें सबसे बड़ी चीज़ की आप देखिए, पिछले सप्ताह भर से आज 12वां दिन है जो पहलगाम की घटना घटी, उसके बाद और कश्मीर से हम लोग भी लौट के आए, पहलगाम से लौट के आए, तमाम चीज़ों को हम लोगों ने आंखों देखी हैं। और दूसरी तरफ यहाँ जो चल रहा है, एक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अलग अलग सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, चीज़ें रोकी जा रही हैं। तीसरी बात, कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा शुरुआत की जाए पहलगाम से ही। और पहलगाम के मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो आज बात कही है, अभी 2 दिनों से थोड़ा सा मैं चेंज देख रहा हूं, इसलिए इस बात को यहां आप लोगों के बीच लाना चाह रहा हूं। सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें एक तरफा पूरा का पूरा विपक्ष कहता है कि हम सरकार के साथ हैं, सत्ता पक्ष के साथ हैं, जो निर्णय लेना है मोदी जी आप लीजिए, मोदी सरकार जो निर्णय लेना चाहती है ले, हमारा पूरा समर्थन है। अब चूंकि समय निकल रहा है, अब विपक्ष सवाल करने लगा है, अब इन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना है। नरेंद्र मोदी यहां जवाब देते हुए नजर नहीं आते हैं। क्या यहां से मोदी के लिए चुनौतियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए, पीएम के लिए? जी देखिए राजीव जी, 3 बातें हैं। पहली बात तो पहलगाम का हमला और उसका जवाब, और पहलगाम हमले के तहत नागरिकों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हम मानते हैं कि हम लोग भी अगर कश्मीर गए और वहाँ से हमने लाइव किया, रात में लाइव किया सड़क के किनारे बैठकर, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करता है। तमाम लोग, देश भर के हमारे दर्शकों ने देखा कि ये 2 पत्रकार वहाँ पे जाके बिना किसी सिक्योरिटी के लाइव कर रहे हैं, तो कश्मीर में जाया जा सकता है। अब आप सोचिए कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत किसको करनी चाहिए थी। राहुल गांधी वहाँ गए, वहाँ पे नरेंद्र मोदी नहीं गए, और 11 दिन हो चुके। जरा उन परिवारों की सोचे कि उनके जो 26 लोग हताहत हुए हैं इस हिंसा में, आतंकवादी हिंसा में, उनके परिवारों के बीच, उनके परिवारों में क्या हो रहा होगा। लगभग सभी उसमें हिंदू परिवारों से हैं, अभी 13वीं भी नहीं हुई है। और आप प्रधानमंत्री का शेड्यूल पिछले कुछ दिनों का देखिए, आप जो तस्वीरें मीडिया में आई वो देखिए। एक दिन में 3 कपड़े बदल रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें उन परिवारों तक भी जा रही होंगी, ये तस्वीरें हमारे आप तक भी आ रही हैं। हमको ही बुरा लगता है देखकर। हम तो उस संस्कृति के हैं, उस संस्कार के हैं कि अगर किसी को हम नहीं भी जानते हैं, उसकी डेथ हो गई तो भी हम सम्मान से सर झुकाते हैं जी। अब आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के एक तरीके से गार्जियन हैं, आपको लोग देखते हैं, आप रोल मॉडल हैं, और क्या तस्वीर आप पेश कर रहे हैं। आप कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी चंद्रबाबू नायडू के साथ, कभी आप कांग्रेस की नींद हराम करने की बात कर रहे हैं। नींद हराम होनी चाहिए जिन लोगों ने आतंकवादी हमला किया उन पे। देखते ये जो ऑप्टिकल पूरा जो मामला है, जो ऑप्टिक्स है, जो प्रधानमंत्री का संदेश है विजुअली, वो बहुत खराब है। वो एक राष्ट्रीय नेता का नहीं है। दूसरी चीज की तैयारी क्या है? तैयारी 2 स्तर पे दिखाई देती है। एक, आपने सीसीएस की मीटिंग के बाद कुछ आपने फैसले लिए, प्रतिबंध लगाए। वो प्रतिबंध कारगर हो सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में, काफ़ी लंबे समय में, जैसे मान लीजिए मसलन मैं बात करूं अगर इंडस रिवर ट्रीटी की। अब इंडस रिवर ट्रीटी की अगर मैं बात करूं तो उसका आपने पानी
भारत की तरफ से पानी को बहुत बड़े स्तर पर रोकने की व्यवस्था नहीं है। उसमें जो पावर प्लांट है वो रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट है। रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट में आप स्टोरेज नहीं कर सकते, रिजर्वायर नहीं होता उसमें। तो आप पाकिस्तान को जाने वाला पानी आप रोक नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, जो भारत कर भी रहा होगा, कि आप हाइड्रोलिक डेटा उनको नहीं देंगे ताकि पाकिस्तान को पता ही ना चले कि कितना पानी कब रिलीज हो रहा है। उससे उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म असर देने वाली हैं। भारत की जनता, देश की जनता तुरंत जो है वो कोई ना कोई एक्शन चाहती है। और कौन लोग ज्यादा चाहते हैं? जिस जिंगुइस्टिक राष्ट्रवाद को नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने खड़ा किया, वही लोग ज्यादा चाहते हैं। दिन रात उनका जो मीडिया है नफरत फैलाने वाला, वो लगातार जो है इस तरीके की कवरेज दिखा रहा है, आधी झूठी आधी सच्ची, कि पाकिस्तान में घुस गए, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जो रियल टर्म में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। देश की जनता उसका इंतजार कर रही है। अब उसमें अड़चनें क्या क्या है? देखिए, 2019 में बालाकोट किया था सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद से बहुत सी तब्दीलियां पाकिस्तान में भी हुई हैं, भारत में भी हुई हैं। बहुत सी परिवर्तन पाकिस्तान के खिलाफ हुए। मसलन अब तालिबान वहां पे अफगानिस्तान में सरकार में है। अब अमेरिकन फौजें वापस जा चुकी हैं। अब अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है तालिबान से इंगेज करने के लिए। भारत की तरफ से क्या हुआ है कि गालवन वैली में चाइना आ चुका है जी। ये भारत पे डिसएडवांटेज है। हम सब जानते हैं कि चाइना के जो एम्बेसडर है वो कल पाकिस्तान के एम्बेसडर से मिल लिए, और जिस तरीके का खुला समर्थन चाइना ने पाकिस्तान को दिया, वैसा खुला समर्थन अमेरिका ने भारत को नहीं दिया। जो अमेरिका के बयान आए वो गोलमोल बयान आए कि भारत पाकिस्तान दोनों डीएस्केलेट करें, इस तरह को कम करें। मैं ये मानता हूं कि ये जो बयान आते हैं ये ग्लोबल पावर्स के, वो इसलिए आते हैं कि दोनों पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर पावर हैं। युद्ध को सरेआम कोई भी लेजिटिमाइज नहीं करता, कोई उसकी हामी नहीं भरता। भारत भी नहीं करता। जब यूक्रेन में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारत ने भी कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, वी आर नॉट लिविंग इन द एज ऑफ वॉर। ये भारत का स्टैंड था। तो इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कि जो परफॉर्मेटिव स्टैंड है, परफॉर्मेटिव स्टैंड, कि वो रस्म अदायगी वाले हैं। लेकिन क्या भारत सरकार या विदेश मंत्री कोई किसी प्रकार का अप्रूवल ले रहे हैं? अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी तरीके से कंसेंसस, ग्लोबल कंसेंसस बना रहे हैं कि भारत का जो एक्शन होगा वो लेजिटिमेट होगा, क्योंकि भारत की जमीन पर आतंकवाद से नुकसान हुआ है, जाने गई है। उसके लिए उनको सबूत देने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि भारत सरकार ये कर रही होगी, वो सामने उसका रिजल्ट दिखाई कब देगा, ये देश की जनता इंतजार कर रही है जी। बिल्कुल। अब बात आती है कास्ट सेंसस की। अभी बात करूं कि उसमें अगले राउंड में बात करेंगे कास्ट सेंसस की। अभी जरा पहलगाम की घटना के बाद जो देश में चल रहा है, इस पर एक समीक्षा जरूर चाहूंगा। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपसे भी समझना चाहता हूं कि इसके बाद जो शुरुआत में मैं प्रशांत जी के सामने रख भी रहा था कि अब कांग्रेस यहां हमलावर दिखाई दे रही है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, देश भी सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी आखिर पाकिस्तान को मजा कब चखाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात है कि देश की सुरक्षा, आंतरिक मसला, इन सब के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कह दिया, बात यह आई कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है। क्या यहाँ पर इसका राजनीतिकरण हो रहा है या कुछ और हो रहा है? ज़रा आपकी बात यहाँ पर ज़रूरी है समझना, जानना कि आप क्या सोच रहे हैं जो कुछ देश में चल रहा है। राजनीतिकरण तो हर मुद्दे का, हर विषय का भारत में होगा ही और सब जगह होता है, तो उस पर हमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनीतिकरण के अलावा क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है और असल में क्या हो रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
हमें ये याद रखना चाहिए कि बालाकोट का जो स्ट्राइक थी पुलवामा के बाद, वो 12 दिन बाद हुई थी। तो अभी कुछ दिन तो और हम इंतजार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये काम ऐसे होते हैं कि जो में बहुत जल्दबाजी से बात बनती नहीं है, क्योंकि एक बात हमें मालूम है कि इस बार जो पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है और किया है, वो उसने काफी सोच समझ के, और हम ये मान सकते हैं निश्चित रूप से कि तैयारी के बाद किया है। और जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये कि भाई पाकिस्तान अपनी ओर से पूरी तरह हर संभावना, इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। तो जाहिर है कि भारत को इस समय जो भी करना होगा वो इतना सटीक, मारक और अचूक होना चाहिए कि उससे सांप भी मरे, जिसको कहते हैं, लाठी भी न टूटे, और इस तरह से हो कि वो एक पूरे संपूर्ण हर मोर्चे पर युद्ध में न बदल जाए जी। तो उसको जवाब भी देना है, माकूल जवाब देना है, क्योंकि नहीं देगा तो फिर तो बहुत संकट हो जाएगा उनके लिए। दुनिया के जो विश्व शक्तियां हैं, अमेरिका और रूस और बाकी जो भी, हर देश की इस समय आपस में, दोनों देशों से बात हो रही है, आपस में भी हो रही है और भारत पाकिस्तान से भी हो रही है। कुछ संदेश औपचारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे हैं, कुछ भीतर दिए जा रहे हैं। ये होता है हर बड़े कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कोई भी इस समय इस संघर्ष को, इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत बड़ा होते नहीं देखना चाहता। दो युद्ध तो चल ही रहे हैं संसार में। तो ये भारत का एक, और नरेंद्र मोदी के सामने ये पहली चुनौती है कि वो ये दोनों अलग अलग लक्ष्यों को कैसे साधेंगे जी। मैं नहीं समझता कि वो भारत को एक पूरे युद्ध में झोंकने की बात सोच रहे होंगे, क्योंकि वो एक अलग ही आयाम पर चली जाएगी बात। तैयारी दोनों से है, दोनों ओर से है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमें थोड़ा सा और, मैं समझता हूँ कि अधीर नहीं होना चाहिए हम लोगों को भी। और वैसे तो अगर आप जहां तक देखें कि जो इनके अपने इस संघ परिवार या हिंदूवादियों के जो कई अलग अलग छोटे बड़े इस समय एक वर्ग बन गए हैं और समुदाय बन गए हैं, उनके जो उग्र वर्ग है उसमें तो बहुत ज्यादा नाराजगी है इस सरकार के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति और इन सब लोगों के प्रति, और तरह तरह की बातें कही जा रही हैं उनके लिए। तो उसका भी अपना एक दबाव होगा। और वो अब ऐसे तत्व हो गए हैं जो किसी के बस में नहीं है, न वो संघ के बस में है, न वो सरकार के और बीजेपी के बस में। और वो सोशल मीडिया पे तो इतने प्रमुख स्वर हो गए हैं, हम सभी लोग उसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे होंगे, कि वो अपने आप में एक अलग समस्या बनते जा रही है। इसका दूसरा जो परिणाम हुआ है वो ये कि पूरे देश में इस समय, विशेष तौर पर उत्तर भारत में, जगह जगह हिंदू मुसलमान के छोटे और बड़े संघर्ष उभर रहे हैं। हिंदूवादी तत्वों को एक मौका मिल गया है, जहां जो मुसलमान दिखे उन दुकानदारों पर, राह चलते लोगों पर, खोमचे वालों पर, उनको पहचान कर पीटा जाए, और ये मान के कि भाई हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, और ये इन्हीं लोगों ने करवाया है। और मैं आज ही देख रहा था, 1 घंटे देखता रहा, वीडियो जो आ रहे हैं छोटे उत्तर भारत के शहरों से, आगरा से, देहरादून से, नैनीताल से। नैनीताल में तो इस समय कमाल हो रहा है, जो शायद पहले वर्षों में से नहीं हुआ, कि वहां पे अब आम लोग और वहां का नागर समाज सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहा है इन हिंदूवादी तत्वों का, कि वो उपद्रव कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने अराजकता फैला रखी। ये एक नई तरह की चुनौती है, जिससे अगर अभी उसके लिए इन्होंने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए सरकार ने और उसकी राज्य सरकारों ने, जो अब तक बढ़ावा देती रही इन तत्वों को, तो नई तरह की आंतरिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इस समय एक जगह जगह ये कूटने वाले स्थानीय सांप्रदायिक धार्मिक संघर्षों के से निपटने में सक्षम ये देश है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय बाहरी चुनौती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ जो लोग खड़े हैं, जो चीन खड़ा है और जो शक्तियां खड़ी हैं, उनसे बात करनी है आपको। उनसे आप एक हद के बाद शत्रुता मोल नहीं ले सकते। अब पाकिस्तान को तो कितना भी गरिया लें, लेकिन चीन को आप एक सीमा के बाद उसको डांटने वाटने की स्थिति में नहीं है, उस पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। अभी प्रशांत ने ठीक कहा कि अमेरिका से दोनों तरह की बातें आ रही हैं। वो एक तरह से उसके जो उपराष्ट्रपति हैं वो हर तरह की मदद की भी बात करते हैं, लेकिन ट्रम्प साहब कुछ और उस पर कर देते हैं। वो दोनों देशों को कहते हैं कि साहब मिल के आपस में फैसला कर लीजिए।
जी। तो ये कई तरह की जटिलताएं इस समय हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि अगर जल्दी अगले ही कुछ दिनों में कुछ नहीं किया गया, कोई माकूल और देश को संतुष्ट करने वाला जवाब, और ऐसा जवाब जो पाकिस्तान की इस हरकत की उसके लिए कीमत को बहुत बड़ा कर दे, इस तरह से बड़ा कर दे कि वो फिर आगे इस तरह की करने के बारे में कई साल तक सोचने की हिम्मत न कर पाए, वो इस तरह का जवाब देना होगा। तो इसके लिए तैयारी की जरूरत बहुत होती है, तो वो उसके लिए हमें कुछ समय देना चाहिए। लेकिन अगर वो जल्दी नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा समय है नहीं सरकार के पास, तो प्रधानमंत्री के पास। जी राहुल जी, उनको लेकिन वो करना पड़ेगा। एक यहाँ पे चुनौती नरेंद्र मोदी जी के सामने एक और है कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध की बात हो रही थी तो दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। जब अपने ही देश में और अपना ही देश युद्ध की कगार पे पहुंच जाए तो ये सवाल भी बार बार शायद कौंध रहा होगा उनके जहन में कि आखिर करने क्या जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। उस समय तो वो एक अभियान पे निकले हुए थे कि उनको विश्व नेता बनना था। विश्व मंच पर बड़ी बड़ी शक्तियों और देशों के बीच में जो संघर्षरत हैं, उनके बीच अपने आप को एक एल्डर स्टेट्समैन के रूप में, ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में अपने को स्थापित करना था। ये उनका पूरा बाकायदा अभियान था। वो चाहे वो नोबेल पुरस्कार के लिए हो या वो एक अपनी जगह बनाने के लिए हो विश्व इतिहास में। अब वो अभियान संकट में आ गया है, तो वो एक आपने अच्छा याद दिलाया कि वो भी एक अब चुनौती है उनके लिए कि इन दोनों को कैसे साधेंगे। जवाब देना ही पड़ेगा। तब उस समय जाहिर है कि किसी को नहीं पता था पाकिस्तान ऐसा कर देगा, लेकिन अब वो हो गया है। और उस होने के बाद नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और जैसे मैंने कहा आंतरिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जो मुझे नहीं लगता कि पहले सोची गई होंगी। तो एक भस्मासुर अब उनके लिए एक देश में पैदा हो गया है जो उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं का पाला पोसा हुआ है, उकसाया हुआ है, लेकिन अब वो काबू से बाहर हो रहा है। और उसको अगर नहीं संभाला गया तो उनकी सारी अंतर्राष्ट्रीय छवि, देश की कानून व्यवस्था की समस्या, देश में अगर आप लड़ाई की कगार पर देश को ले जाना चाहते हैं, आपको पाकिस्तान से बाकायदा उसको जवाब देना है, तो एक एकीकृत एकजुट देश और समाज के बिना ये काम नहीं हो सकता। आपको पूरे देश को साथ रखना है और ये दुनिया को दिखना चाहिए और पाकिस्तान को भी दिखना चाहिए कि ये पूरा देश साथ है, सब लोग साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस बार तो रणनीति ही मालूम है कि उसको हिंदू मुसलमानों को ही अलग करना था, इसीलिए ये किया गया काम इतिहास में पहली बार जी। लेकिन उसको रोकने की कोई व्यवस्था, कोई कोशिश, उसको लोगों को उससे बरजने के दो शब्द भी अभी बीजेपी और सरकार के प्रमुख नेताओं से निकले नहीं हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गंभीर चूक है और बहुत आश्चर्यजनक बात है। ये सब कुछ उनको न दिख रहा हो ये तो असंभव है, हम सबको दिख रहा है, हर शहरों में हो रहा है, ये बढ़ने ही वाला है बिल्कुल। लेकिन उसको रोकने की कोई कोशिश किसी भी स्तर पर, सामाजिक, राजनीतिक और कानून व्यवस्था के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर होती दिख नहीं रही है, उसकी बात भी नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मसले पे आप चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और प्रोफेसर रविकांत जी, आपका भी स्वागत है। रविकांत जी, आपके पास पहले जल्दी से आना चाहता हूं। चुनौतियां, आप तो उत्तर प्रदेश में हैं रविकांत जी, उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग ज़िलों का, जनपदों का नाम ले रहे थे अभी राहुल देव जी। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं और ये दुखदाई हैं कि यहाँ पर जो भेदभाव हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। और सबसे गहरी चिंता का विषय ये है कि अभी तक मोदी जी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से किसी भी ढंग का ना देश के नाम संबोधन आया, ना कोई अपील है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, आज ही खबर यह आई कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले चिट्ठी पत्री जो भी है पोस्टल सेवाओं को भी बंद कर दिया है, चाहे वो सड़क मार्ग से हो चाहे वो एयर से हो, यानी हवाई मार्ग से। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मोदी जी जो कर रहे हैं उनके भक्तों को थोड़ा गुदगुदाने के लिए पर्याप्त है। गोदी मीडिया को थोड़ा मिर्च मसाला देने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए पर्याप्त है।
बाकी हम और आप जैसे लोग जिस बात की चिंता कर रहे हैं कि पहलगाम में जो लोग मारे गए, अभी तो 13 दिन भी पूरे नहीं हुए और कल आपने केरल में अट्टहास देखा मोदी जी का। हिंदू धर्म की ही अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म में 13 दिन तो गम मनाते ही हैं लोग। लोग हंसते नहीं हैं, बाजा नहीं बजाते हैं। यहां क्या हो रहा था? तो अब मुझे तो कई बार ये लगता है, हालांकि मेरी वो फितरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह दे रहा हूं कम से कम भक्तों के लिए कि पहचानिए असली हिंदू को। कौन है मोदी जी? असली हिंदू है कि नहीं है, ये जरा पहचानिए। उनके तो और भी कई और बातें हैं, जैसे अपनी माता जी के देहांत के बाद हिंदू धर्म के अनुसार कर्मकांड करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। लेकिन हिंदुओं का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे करना है, सांप्रदायिक इस्तेमाल कैसे करना है, मानसिक रूप से उन्हें कैसे मनोरोगी बनाना है, ये बखूबी मोदी जी को आता है। सत्ता में रहने के लिए मोदी जी किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो मुसलमानों को रात दिन कोसते कोसते अचानक वो सौगाते मोदी भेज देंगे। ये स्टाइल मोदी जी की। यहां किसी मुसलमान से हाथ नहीं मिलाएंगे, वो अरब जाएंगे तो गले मिलना तो छोड़ दीजिए, गले पड़ जाएंगे। ये मोदी जी की स्टाइल है। उन्हें कतई चिंता नहीं है इस देश के लोगों की। जो आरएसएस का राष्ट्रवाद है वो केवल और केवल वर्चस्ववादी और सत्ताधारी राष्ट्रवाद है। उसको पता नहीं कैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और कौन कौन सा राष्ट्रवाद कहा जाता है। वो केवल सत्ता में पहुंचने का राष्ट्रवाद, कोई ताल्लुक नहीं। जिस पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की, वहीं मोदी जी चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, बिना बुलाए बर्थडे में पहुंच जाते हैं शरीफ साहब के। पाकिस्तान को जो सिखाना चाहिए था कि आप ऐसे नहीं टेररिज्म को पोषित कर सकते, और पिछले 11 साल से मोदी जी हैं। आतंकवाद की तो कमर टूट गई नोटबंदी में, फिर और 370 में भी खत्म हो गया, लेकिन ये 26 लोग कैसे मारे गए, ये सवाल तो मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर कोट करूंगा बकौल प्रशांत जी, मोदी जी कभी पहलगाम नहीं जाएंगे, जैसे वो मणिपुर नहीं गए। मोदी जी ऐसी जगह पर जाते ही नहीं जहां सवाल पूछा जाए कि साहब पहलगाम में हालात क्या है, लोगों का विश्वास लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आप लोग गए थे, आप लोगों ने वहां पे कार्यक्रम किया, लोगों को देखा, उनसे बातचीत की कि ताकि विश्वास लौटे लोगों का, पहलगाम फिर से आबाद हो। लेकिन जिसके राजनीति में केवल लोगों को उजाड़ना हो, बुलडोजर क्या करते हैं? अब तो कश्मीर तक बुलडोजर चलने लगे। उनको आबाद किसी को नहीं करना है, सिर्फ उजाड़ना है। उस राजनीति की असलियत यही है, तो वो क्यों चिंता करेंगे? मुझे तो लगता है कि अब ये सवाल बेमानी हो गया है। अब तो ये पूछना ही नहीं चाहिए कि मोदी जी क्या करेंगे साहब इस पर। मोदी जी सिर्फ राजनीति करेंगे, मोदी जी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करेंगे, इस पर डिस्कस होना चाहिए। वो मुझे लगता है भूल जाए, हम लोग छोड़ दें उसको। तो हालात जिस तरह के हैं कि उसमें हम ये उम्मीद करें कि नहीं साहब मोदी जी ये करेंगे, तो नहीं संभव है। भारत के भीतर और ये जिस तरह से हुआ कि साहब कश्मीर, मुसलमान और पाकिस्तानी तीनों खलनायक थे, और लोग कर क्या रहे थे? किसी भी मुसलमान को देख उनके भीतर वो कांटे उगाते थे नफरत के, और उसके बाद हमला करना। लेकिन इसी देश में, इसी दौर में हमें सैल्यूट करना चाहिए वो नरवाल की पत्नी को, नवविवाहित, शायद 3 ही 4 दिन हुए, हिमांशी। यस, सैल्यूट करना चाहिए।
कि उसने कहा कि किसी मुसलमान और कश्मीरी से नफरत करने के लिए आप ये नहीं। हां, हम न्याय चाहते हैं, हां हम बदला चाहते हैं, लेकिन नफरत नहीं कश्मीरी और मुसलमान की। और भी लोग हैं। अभी कानपुर में जो हुआ, राहुल गांधी वहां गए थे। अभी खबर आ रही है कि उस परिवार को छोड़ दिया योगी सरकार ने, जो चाहे वो करे। तो लोगों का इस्तेमाल कैसे होता है? आप नफरत के उस पूरे माहौल में तब्दील हो जाइए, चारों तरफ आपके कांटे उगाएं, कभी किसी आप इतने मनोरोगी हो जाएं, हिंसक हो जाएं, किसी को मारे पीटे, एफआईआर आप पे दर्ज हो। मोदी जी को केवल ये देखना है कि हम सत्ता में रहते हैं कि नहीं रहते। तो भारत के भीतर उन्होंने कई विभाजन पैदा कर दिए, और ये उनकी पुरानी आरएसएस का पुराना ये सब खेल है। आप में सभी लोग वरिष्ठ हैं और बहुत बखूबी गर्ग साहब जैसे लोग जो इतने लंबे दौर से जनसंघ और बीजेपी की आरएसएस की राजनीति को देख रहे हैं। कभी कुछ बनाने की राजनीति हुई क्या दक्षिण पंथ की? कि साहब हम देश को बनाना चाहते हैं, देश को उन्नत करना चाहते हैं, देश को जोड़ना चाहते हैं। आप कहें कि आप एक सिरफिरा है साहब जिसे देश जोड़ने की चिंता है, जो दक्षिण से उत्तर तक पैदल चलता है, जो लोगों के भीतर से नफरत और हिंसा को, डर को मिटाने का काम करता है। कहे वो फक्कड़ है आज की राजनीति का, उसको चिंता है देश की। लेकिन एक वो है जो कांटे बो रहे रोज नफरत के। और मुझे लगता है कोशिश तो ये हुई थी कि पहलगाम के बाद इस देश में राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो माहौल बनाया था, जो लोगों के भीतर से डर निकाला था, नफरत निकाली थी, उसे फिर से पैदा करने की पूरी साजिश रची गई। ये दुर्घटना, ये हमले के बाद ये पूरा, अब हमले के जो गुनहगार हैं उनको पकड़ने के बजाय, उन्हें सजा देने के बजाय आप लोगों को सजा दे रहे हैं। आप उनके मन में नफरत और डर पैदा कर रहे हैं। ये दोनों तरफ, मुसलमानों में आप डर पैदा कर रहे हैं और हिंदुओं में आप नफरत पैदा कर रहे हैं। अब जरूरत मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक और यात्रा है। शायद राहुल गांधी सोच रहे होंगे इस बात, समझ रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने कहा ना, कुछ ऐसे लोग भी निकल के आए कि जिन्होंने ये कहा कि नहीं, कश्मीरियों, और कश्मीरियों ने भी पुरजोर तरीके से विरोध किया, क्योंकि उनके तो रोजी रोटी का सवाल है। उन्होंने पूरे तरीके से लोगों का स्वागत किया, सत्कार किया, उनकी चिंता की, उनको अपने घर में पनाह दी, जिसको वो लोग कश्मीरियत कहते हैं। हमें लगता है कश्मीरियत तो खैर ठीक है, लेकिन असल में इंसानियत है। वो किसी भी क्षेत्र के लोगों को ये करना चाहिए। ये विशेषता सिर्फ कश्मीरियों की ही क्यों हो, ये हमारी भी विशेषता हो। और प्रशांत जी ने बहुत अच्छा लिखा था कि हम वहां गए तो हमें कोई बजरंग दल का व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, कोई आरएसएस का नहीं दिखाई दिया पहलगाम में। क्यों कोई नहीं पहुंचा करणी सेना का तलवार लेकर के पाकिस्तान को आज हमें ठिकाने लगाना है? ये सिर्फ दलितों पर चलाने के लिए तैयार बैठे हैं बस। ये जाने जितने दक्षिणपंथी संगठन है, आरएसएस कहता 100 से ज्यादा हमारे आनुषंगिक संगठन है, भेज दीजिए वहां पे। लेकिन आप केवल और केवल अपने देश के लोगों के खिलाफ जहर उगलने के लिए है, उनको डराने के लिए है, और सत्ता में रह करके वर्चस्व बनाए रखने के लिए है। आपका कोई लेना देना नहीं है इससे कि एक वो बेटी जिसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, उसका पति मारा जाता है, शहीद हो जाता है। आपको उसके आंसुओं की चिंता नहीं है, आपको उसके जरिए नफरत केवल पैदा करना है। क्या इसको देश नहीं समझ रहा है? मुझे लगता है समझ रहा है, और उसकी जो आवाज है, उस बेटी की जो आवाज है, वो पूरे देश की आवाज बननी चाहिए। राजू जी हिमांशी नरवाल की बात कर रहे हैं यहाँ। और पहलगाम घटना जो है वो बहुत ही दुखद है। 26 लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद देश में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ
नरेंद्र मोदी जी नए नए फैसले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर वो जो हमलावर थे, आतंकी थे, वो आतंकी कहाँ हैं, कब पकड़े जाएंगे, और अगर पाकिस्तान से उसका कोई नाता रिश्ता है तो पाकिस्तान के साथ हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन विपक्ष अब सरकार से सवाल भी पूछ रहा है। दूसरी तरफ सामने एक और भी दूसरी चीज़ आ रही है, वो ये है कि मणिपुर की घटना, जिसकी तस्वीर आप लोगों ने एक भयावह तस्वीर देखी थी, 2 महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हुआ था, उसके 2 साल हो गए। आज 3 मई है और ठीक आज ही के दिन ये घटना उजागर हुई थी, और 2 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए, और पिछले 12 दिनों में अभी तक प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए। इसलिए अब कश्मीर, मणिपुर, ये सब जोड़ा जा रहा है। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि जो हालात हैं, इसको नरेंद्र मोदी जी ठीक ठाक संभाल रहे हैं, क्या लगता है आपको? अनम्यूट कर लीजिए साहब। नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार कहें, वो देश को मूर्ख बना रही है। देश को पूरे वेंटिलेटर पर रख दिया गया है और डॉक्टर गायब है। देश को पता ही नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। लोगों को सिर्फ ये दिख रहा है गोदी मीडिया के जरिए कि कुछ चल रहा है, कहीं मीटिंग चल रही है, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है, पर यह नहीं पता चल रहा है कि आप कार्रवाई किसके खिलाफ कर रहे हैं। क्या आप कश्मीरियों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं कि उनके मकान और ठिकाने गिराए जा रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट बंद किए जा रहे हैं, वैसे ही उनकी रोटी रोजी पर संकट है, तो आप टूरिस्टों को बता रहे हैं कि देखिए अब इतने टूरिस्ट स्पॉट 48 और बंद हो गए हैं। पूरा देश सांसत में है इस समय। अमित शाह श्रीनगर में बैठक करते हैं हमले के बाद, उसमें चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। और मोदी जी के साथ उमर अब्दुल्ला की आज आधे घंटे बातचीत होती है। जी, मुझे नहीं पता कि ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी दिल्ली में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा था कि नहीं था। नींद इस समय पाकिस्तान की खराब होना चाहिए, पर प्रधानमंत्री जब केरल जाते हैं तो वहां मंच पर थरूर की उपस्थिति से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि आज तो उन लोगों की नींद हराम हो रही होगी, नींद खराब हो रही होगी। कोई बता नहीं रहा है कि क्या करना क्या चाहती है सरकार। सबक पाकिस्तान को सिखाना है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं 22 तारीख के बाद से जाति जनगणना का शिगुफा छोड़ के सबक विपक्ष को सिखाया जा रहा है। कांग्रेस हो, अखिलेश हो, वहां तेजस्वी यादव धरने दे रहे हैं 65% रिजर्वेशन के लिए, किसी का जवाब नहीं मिल रहा है। अग्निवीर योजना लागू की तो
सेना से पूछा नहीं। सेनाध्यक्ष ने एक किताब लिखी, पूर्व सेनाध्यक्ष ने उसमें उल्लेख किया, तो वो किताब प्रकाशित नहीं हो पाई। ऐसा कहा जाता है कि बाजार में नहीं आ पाई, प्रकाशित नहीं हो पाई। पाकिस्तान से बदला लेना है तो फैसला क्या करना है, सेना पर छोड़ दिया गया है। फैसला राजनीतिक लेना है, फैसला सेना पर छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी ने नहीं किया 1971 में ऐसा। इंदिरा गांधी ने न अमेरिका से पूछा, न दुनिया के किसी मुल्क से पूछा। अगर मणिपुर का मामला 2 साल से भी चल रहा है, तो 2 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, तो हमको प्रतीक्षा करना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 साल प्रतीक्षा कर सकते हैं हम। गलवान घाटी में जब हमला हुआ था, मुठभेड़ हुई थी हमारे सैनिकों से, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो सैनिकों का बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा। 2020 की बात है। आप मुझे बता दें राजीव जी कि क्या हुआ है 5 सालों में, किसका बलिदान व्यर्थ गया है। तो आपका जो सवाल था वो, उसका जवाब ये है कि हम सब लोग सांस रोककर अस्पतालों के बिस्तरों पर लेटे हुए हैं और हमारे डॉक्टर साहब की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आके हमारी नब्ज पकड़ेंगे और बताएंगे कि ये इलाज है। और वो बार बार कह रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे, मैं ठीक कर दूंगा, पर वो दवा नहीं बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने, अगर आप उनका भाषण सुनवाएं, असेंबली में जो उन्होंने दिया, उन्होंने 2 चीजें कही जी। एक तो ये कहा कि मैं किस मुंह से इस देश के लोगों से माफी मांगू। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं राज्य को, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कैसे करूं। बहुत ही इमोशनल स्पीच थी जी। हमारे प्रधानमंत्री ने कभी भी कहा ऐसा कि मैं किस मुंह से देश से माफी मांगू, किस देश, किस जनता से कैसे कहूं कि हमारे कहीं चूक हुई है। जो ऑल पार्टी मीटिंग में कहा उन्होंने, किरण रिजिजू ने, कुछ चूक हुई है, पर वो ऑल पार्टी मीटिंग जो थी राजीव जी, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे। आप ये भी देखिए जी। प्रधानमंत्री 22 को घटना हुई, 24 को बिहार पहुंच गए, न पहलगाम गए, न कश्मीर गए, न देश के नाम। उन्होंने मन की बात कही, मन की बात यही कही कि छोड़ा नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। तो हमारी देश की जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले। हमने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, लड़ाइयाँ देखी हैं, ऑब्जर्व किया है। 62 से देख रहे हैं हम, 62 की लड़ाई का भी हमको पता है, याद है। हालांकि 15 साल के थे 62 में हम, पर याद है हमको। 65 का भी याद है, 71 का भी याद है, 99 का भी याद है जी। कारगिल भी याद है।
सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा की याद है जी। पर हमको जो प्रधानमंत्री हमारे हीरो थे पुलवामा के बाद या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, वो अचानक से चरित्र अभिनेता हो गए। जो लीड रोल में थे, मेन हीरो थे, वो अब चरित्र अभिनेता हो गए। और फिल्म वही चल रही है, 11 साल से वही चल रही है फिल्म। उसके सीक्वल बन रहे हैं फिल्म के। हर संघर्ष के बाद एक सीक्वल बनता है, उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका चेंज हो जाती है। मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, और ये इसमें ऐसा एक चीज और लगती है कि पार्टी का अपने ही वर्कर्स पर कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब दो चीजें हो गई। एक तो ये कि जो दुश्मन है वो काबू के बाहर है, वो तो समझ में आता है, पर आपके लोग ही आपके काबू में नहीं है। टिकैत के साथ क्या हुआ मुजफ्फरनगर में? आप मतलब ये जो लोग हैं अपने प्रधानमंत्री के ही हाथ कमजोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश से अपील कर रहे हैं अपने उनके हाथ मजबूत किए जाएं, और प्रधानमंत्री के जो लोग हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के हाथ कमजोर कर रहे हैं। किसका मतलब क्या है कि ये जो लोग हैं, या तो ये आरोप लगा दीजिए कि टिकैत के साथ जिन लोगों ने किया वो हमारी पार्टी के नहीं है, ये बोल दीजिए कि वो दूसरी पार्टियों के लोग हमारे यहाँ घुस गए हमारे भगवा पहनकर। ये जो नाराजगी है कि आप देश को भी नाराज कर रहे हैं, विदेश को भी नाराज कर रहे हैं जी, ये एक नई चीज है। मतलब ऐसे मौकों पर देश आपके साथ सांस रोककर खड़ा रहता है। वो कहता है अरे प्रधानमंत्री जो शास्त्री जी के साथ था, अटल जी के साथ था, अटल जी के जमाने का देखिए आप। जी बिल्कुल। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, आपको कोई सवाल? आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ, दोबारा आता हूँ आपके पास। अभी आप कह रहे थे उमर अब्दुल्ला ने जो भाषण दिया था, उस भाषण को सुनते हैं थोड़ा सा, उसका अंश। बहुत महत्वपूर्ण भाषण। हम लोग दोस्तों उस समय कश्मीर में ही थे और हमने सुनाया भी था आपको उस भाषण को। उसके एक छोटे से हिस्से को सुन लेते हैं। विधानसभा में जो स्पेशल सत्र अभी बुलाया गया था, विशेष सत्र बुलाया गया था, उस सत्र में जब इसी पहलगाम घटना के बाद उस सत्र में 28 तारीख की बात है ये, 28 को, और क्या कुछ कहा था उमर अब्दुल्ला ने, ज़रा सुन लीजिए। जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे,
मुझे एक दो आए, वे कहा हमारा कसूर क्या था, हम पहली मर्तबा कश्मीर आए थे छुट्टी मनाने के लिए, और इस छुट्टी का जिंदगी भर अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये किया, कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारी भलाई के लिए किया, लेकिन क्या हमने उनसे कहा था कि हम ये चाहते हैं? क्या हमने उनसे कहा था कि हमारे नाम में? तो सुन रहे थे आप यहाँ उमर अब्दुल्ला को, जो बहुत ही संजीदगी के साथ उस दिन अपनी बात रख रहे थे इस 26 लोगों की जान जाने के बाद स्पेशल सत्र, और उसमें अपनी बात और कश्मीर, जम्मू कश्मीर और यहाँ टूरिज़्म सबसे इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद अगर टूरिस्टों पर इस ढंग से गोलियों की बरसात हो तो फिर देश में सुरक्षित कौन कहाँ है, ये सवाल उठने लगे। और ऐसे ही सवालों से 2-4 रोज़ शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं, और अब विपक्ष भी हमलावर है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज 12 दिन के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार शांत है, चुप है। अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं, चर्चा और आगे बढ़ाएंगे, अब समय भी कम है। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, एक तो जो गंभीरता सत्ता पक्ष को दिखानी चाहिए थी इस घटना के बाद, वो सत्ता पक्ष की तब से गंभीरता दिखाई नहीं पड़ी, और लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश जो सत्ता पक्ष की तरफ से की गई, जबकि विपक्ष ने बहुत गंभीरता का परिचय दिया और बार बार ये कहा कि भाई हम सरकार के साथ खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो जो भी एक्शन लेना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। दूसरा राजीव जी, ये कहना कि साहब प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है, इसका मतलब कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ केवल सैन्य कार्रवाई ही एक विकल्प बचा है, अंतिम विकल्प, कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्या कोई कूटनीतिक प्रयास नहीं हो सकते? क्या हमारी सरकार की कूटनीति पूरी तरह फेल हो गई है कि हम पाकिस्तान को कूटनीति के क्षेत्र में जाकर उसको शिकस्त नहीं दे सकते, पाकिस्तान को हम नहीं घेर सकते, उसको जहां से मदद मिल रही है वहां से हम मदद नहीं रोक सकते? इसका मतलब राजीव जी, सरकार ने एक तरीके से स्वीकार कर लिया कि विदेश नीति के मोर्चे पर कूटनीतिक हमारी सरकार की कूटनीति जो है वो फेल हो गई है, जब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। अब राजीव जी, कूटनीतिक फैसला सेना नहीं लेगी, सेना केवल सैन्य फैसला ले सकती है, और उसमें भी सरकार की अनुमति चाहिए होगी, उसको सरकार अनुमति देगी। तो अगर आपने खुली छूट दे दी है सेना को करना, तो सेना करेगी अपना, तो सेना का काम रह गया। लेकिन सेना को खुली छूट दे दी है और मोदी जी को चुनाव प्रचार की खुली छूट मिल गई है, ये तो इसका मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि सेना अपना काम करे और मोदी जी चुनाव प्रचार करें, बाकी देश जो है वो खड़ा रहे सेना के साथ और मोदी जी चुनाव प्रचार करते घूमे। तो ये तो छूट नहीं मिलनी चाहिए थी, तो ये चाह रही है। दूसरा राजीव जी, जो हिमांशी नरवाल जो सैन्य अधिकारी थी, उनकी पत्नी का बयान जो है उसको लेकर राजीव जी कितने भद्दे कमेंट जो है ये जो कह रहे थे अभी राहुल देव जी कि भाई ये जो लोग भस्मासुर जो पैदा हो गए ये बीजेपी और आरएसएस के कब्जे में भी नहीं। आप देखिए वो किस तरीके के भद्दे कमेंट उस लड़की को लेकर किए जा रहे हैं। और कल राजीव जी जो नैनीताल में घटना हुई थी उस पर वहां के हाईकोर्ट ने, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उस आरोपी का घर गिराने से रोका और वहां पुलिस को फटकार लगाई बहुत कड़ी, और ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो गए, सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हैं, आपको उठाकर जेल भेज देंगे अगर आपने इसको नहीं माना। और कहा उन्होंने कि ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपने क्या उस शहीद की पत्नी का बयान सुना? आपने वो अखबार पढ़ा जिसमें उसका बयान है? तो यानी राजीव जी, हमारी अदालतें कह रही हैं पुलिस और प्रशासन को कि आपने उस सैनिक जो हमारा शहीद हुआ उसकी पत्नी का आपने बयान पढ़ा, और यहाँ जो है हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तो राजीव जी, ये साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ना हिंदू से मतलब है ना देश से मतलब है, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है और उसी के लिए सब कुछ करते रहते हैं। सांप्रदायिक विभाजन भी इनका जो हथियार ये होता है कि चुनाव में इसका किस तरीके से फायदा मिले। अब फायदा मिले या नहीं मिले, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में तो नहीं मिला, मंगलसूत्र भी छिनवा दिया था, मछली भी बिकवा दी थी, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र भी बता दिया था, खुद को अवतार भी बता दिया था, उसके बाद भी फायदा नहीं मिला। लेकिन लगता यह है इनको राजीव जी कि इनके पास और कोई चारा है ही नहीं इसके अलावा, तो अब ये सिर्फ इसी पर रखते हैं और इनको लगता है कि इस तरह की घटनाएं होंगी तो शायद भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होगा।
लेकिन अब जनता भी समझ रही है राजीव, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी सवाल पूछा है। अब जिस तरीके से कल राकेश टिकैत के साथ घटना हुई और आज उसका जवाब जिस तरीके से आया है राजीव जी, अब जो लोग कल जो थे वो अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कल जो है बहुत बहादुर बन रहे थे, अब वो जो है दुकान बंद करके और नमस्ते करे किए वो खड़े हुए। अरे भाई, अब इतने बहादुर थे यार, अगर पगड़ी उछाल रहे थे राकेश टिकैत की तो जाकर के पहुंच जाते उस पंचायत में, वहां भी बताते राकेश टिकैत को। तो यानी राजीव जी, गृह युद्ध की स्थितियां जो देश के अंदर पैदा की जा रही हैं, हम पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जरूर बताए। आप बता रहे हैं कि साहब कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बता दी। तो पाकिस्तान को आप क्या बताना चाहते हैं कि देश के अंदर कमजोरी है, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, इसका मतलब पाकिस्तान आराम से रहे, क्या भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है? तो इस तरीके की बातें करके आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही एजेंडा हल करते हुए नजर आती है। ये बात राजीव जी साफ तौर पर समझनी चाहिए और मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझ भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर चलती है और तमाम मसलों को लेकर जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करने लगती है, तो वो जो आतंकी जो आए थे, जो धर्म पूछकर गोली चला रहे थे, तो राजीव जी भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो उससे कैसे अलग है और किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो उनका एजेंडा पूरा नहीं कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में झांक कर देगी। जी जी, जरा प्रशांत जी, आप जाति जनगणना पे आना चाह रहे थे, उस समय अपनी बात रख रहे थे जरा, क्योंकि ये मसला भी सामने आया और इसी सप्ताह हम लोगों ने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अश्विनी वैष्णव की और उन्होंने घोषणा कर दी। हम लोग उस समय कश्मीर में ही थे और चर्चा चल रही थी, पहलगाम की चर्चा चल रही थी, भारत पाकिस्तान की। इस बीच जाति जनगणना कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा राउंड अप तो ज़रूरी है, सप्ताह का अंत है, उस हिसाब से भी कैसे देखा जाए? क्या ये एक शिगुफा मात्र माना जाए? क्या इसको उसी ढंग से माना जाए जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी मुंबई में, हम आप थे वहाँ पे और इंडिया नाम आ रहा था और इधर वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ गई थी, यानी हेडलाइन मैनेजमेंट माना जाए या कुछ और? हेडलाइन मैनेजमेंट है और थोड़ा बड़े स्तर का है। पिछले सप्ताह गर्ग साहब ने बात कही थी कि उनको नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान पे हमला ऐसा होने जा रहा है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उनकी बात को नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया। देखिए, राजनीतिक पार्टी की व्यवस्था होगी कि वो दोनों चीज़ों को, यानी जो कश्मीर जो हुआ पहलगाम में, उसको और जातिवाद जनगणना की घोषणा को जोड़ के ना देखें। ये राजनीतिक पार्टी की व्यवस्था होगी, उनको टोल से डर लगता होगा। मेरे सामने ये व्यवस्था नहीं है। मैं खुले तौर पे इसकी एनालिसिस करूंगा कि ये निश्चित तौर पे हेडलाइन मैनेजमेंट है। बीजेपी अगर गंभीर होती जातिवार जनगणना पे, तो बीजेपी शासित राज्यों में जातिवार सर्वे हो चुके होते, जैसे तेलंगाना और कर्नाटक या महागठबंधन की सरकार रहते बिहार में हो चुके हैं। किसी एक बीजेपी सरकार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ कभी कोई आहट भी सुनी कि जातिवार सर्वे होना चाहिए। अभी तमिलनाडु में ये बात हो रही है। तो एक तो ये बात है कि गंभीर सिद्धांत रूप से इसके पक्ष में नहीं है, वैचारिक रूप से उसके पक्ष में नहीं है। मूलतः मनुवाद की पार्टी है ये। तो ऐसा जातिवाद जनगणना जैसा काम वो क्यों करते? और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी आलोचना कर चुके, हम लोग चर्चा कर चुके कि उसको अर्बन नक्सल बता दिया, जातिवाद जनगणना के मुद्दे को, कि अर्बन नक्सल की चाहत है ये, और न मालूम क्या क्या कहा, उसको यहाँ पे दोहराएंगे नहीं। तो जातिवाद जनगणना के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, कोई उसकी आउटलाइन नहीं है। वो 2 साल में करेंगे, 4 साल में करेंगे, कोई उसका टाइम फ्रेम नहीं है। उसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जातिवाद जनगणना आप कर लेंगे, आपके सामने फिगर आ गई, तो क्या उस अनुपात में, क्योंकि उसमें सोशल इकोनॉमिक सर्वे भी होता है जो बिहार में हुआ, तो क्या आप लैंड रिफॉर्म्स उसी अनुपात में करेंगे, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? क्या आरक्षण की लिमिट बढ़ाएंगे? अभी मौजूदा समय 60% है। अगर 10%
ईडब्ल्यूएस का ही मान लें तो 60% है। सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सीमा को लांघ चुका है आरक्षण, तो क्या आप उसको भी बढ़ाएंगे? और बगैर उसको बढ़ाए जातिवाद जनगणना का मतलब क्या होगा? जब आपके पास ये फिगर आ जाएगी कि कौन कितना है, तो आरक्षण भी तो उसी अनुपात में होगा। तो मुझको नहीं लगता कि गंभीर है ये। और दूसरी बात जो नहीं लगती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत ही प्यूनिटिव, डिसाइसिव, निर्णायक कोई ऐसी कार्रवाई हाल फिलहाल में होने जा रही है। इसको मैं आराम से स्पेकुलेट कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर वो हो रहा होता, अगर उसकी तैयारी होती, अगर उसके लिए कूटनीतिक आपको हरी झंडी मिल चुकी होती, तो जातिवाद जनगणना अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाके, अपनी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाके उसकी घोषणा नहीं करते, वो भी आधी अधूरी। तो ये केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है और गंभीरता के चिन्ह कभी दिखाई भी नहीं दिए। और दूसरी बात जो मुख्य मुद्दा है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं। अगर कोई बहुत इसको अगर इनको हरी झंडी मिल गई होती तो इसकी घोषणा नहीं होती, तो उसकी भी हम उम्मीद ना पाले। मैं राहुल देव जी की बात से सहमत हूँ कि हमको उतना उतावलापन नहीं होना चाहिए, बहुत ही गंभीर मसले हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर है। और दूसरी चीज़ है कि उद्देश्य की प्राप्ति क्या होगी? उद्देश्य की पूर्ति ये होगी कि पाकिस्तान के जो टेरर नेटवर्क है वो डिसमेंटल हो। बिल्कुल। बालाकोट की स्ट्राइक से हुए नहीं हुए, नोटबंदी से हुए नहीं हुए, तमाम 370 हटाने से हुए नहीं। अगर हो गए होते तो पहलगाम नहीं होता। तो इसलिए मुझको नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी कुछ इनके पास योजना है या इनको कोई गो हेड है जिसकी वजह से इनको इतना बड़ा वो करना पड़ा। और इसीलिए प्रधानमंत्री कश्मीर जाने से कतरा रहे हैं, इसीलिए वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। तो इन सब मामलों से बच रहे हैं और वो अपने ऑप्टिक से, अपनी जिसको कहेंगे एक्टिविटीज से उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं कि अगर चलो मैं कह दूंगा कि कांग्रेस की नींद उड़ रही है तो सोशल मीडिया और मीडिया इसी की चर्चा करेगा। वो जानबूझ के ये कर रहे हैं कि दूसरी चीजों की चर्चा हो बजाय कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की। जी राज जी बिल्कुल। राहुल देव जी के पास आना चाहता हूं, जरा दो बातें। एक तो जाति जनगणना की बात, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब मान ली है, इसका ऐलान हो चुका है। मुझे याद आता है गडकरी साहब का एक बयान जिसमें कह रहे थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे लात। और उसके बाद ऐसे ही योगी आदित्यनाथ साहब, मोदी जी खुद ही 4 जातियों की बात करते रहे। तो एक तो जाति, आखिर यहाँ पर क्यों आ गई भाजपा, ये ज़रा आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ। दूसरा एक जो मुद्दा जिस बारे में आप पहले बात कर रहे थे, पहलगाम की घटना के बाद देश में जो मुसलमानों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई बढ़ रही है, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, क्या अगर पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं हुआ, हम भी चाहते हैं ऐसे देखा जाए तो युद्ध ना हो, हम में से कितने भी लोग आप हम सब किसी भी हालत में युद्ध जो है अच्छी चीज़ नहीं, हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मज़ा चखाया जाए, जैसे भी नरेंद्र मोदी जी मज़ा चखाना चाहें उनकी सरकार। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई और बढ़ेगी? क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने का क्रम और बढ़ेगा? इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो 2 सवाल आपके सामने हैं। देखिए, ये जाति मतगणना का फैसला तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर 2 कारणों से लिया गया है। एक तो लोगों का ध्यान बांटने के लिए, पहलगाम से हटाने के लिए, यानी वो डाइवर्जन है। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात और फैसला और कदम तो है ही। दूसरा ये कि इसको हम भारत की राजनीतिक और सामाजिक सच्चाई को अंततः मजबूर होकर स्वीकार करने के रूप में भी इसको देख सकते हैं, और इस एहसास के रूप में भी देख सकते हैं कि
ये एहसास हुआ उनको कि विपक्ष और राहुल गांधी इस मामले पर हावी हो रहे हैं, ये लोगों के साथ क्लिक कर रहा है, और अगर हमें ओबीसीज को अपने साथ बनाए रखना है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई चौंका है तो उनका अपना काडर, उनके अपने लोग और उनके अपने केंद्रीय मंत्री सहित और योगी जैसे मुख्यमंत्री सहित। योगी तो बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं इसलिए उनके लिए उनका तो होगा, लेकिन अंदर से एक बेचैनी निश्चित रूप से सब जगह होगी ही होगी। अब ये कहना हम लोगों के लिए भी कठिन है कि इसका फायदा राहुल गांधी और विपक्ष कितना उठा पाएगा। ये जो एक कैपिचुलेशन है, यानी घुटने टेक देना है इस मांग के आगे, उसको स्वीकार कर लेना है, ये निर्भर करेगा कि विपक्ष के पास उसका अपना संगठन कितना मजबूत है, साधन कितने हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, मिलकर लड़ते हैं कि नहीं, या हमेशा बिल्कुल ऐसे बटे रहते हैं। लेकिन इससे एक राजनीति में पूरी नीचे से ऊपर तक और समाज में भी एक उथल पुथल तो होगी, और वो गंभीर होगी, दूरगामी होगी, गहरी होगी, और उसके लिए हम सबको भी और देश को भी और सरकार को भी तैयार रहना पड़ेगा। और अभी से उसको संभालने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे लगता है एक बहुत गहरे और सच्चे ईमानदार संवाद की जरूरत इस समय जातियों उपजातियों के बीच में है। तो दूसरी बात कि हम जानते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण की एक ही काट भारत में अभी तक कारगर हुई है, वो है जातीय ध्रुवीकरण और जातियों में के मुद्दे को उठाना और जातियों की बात करके धार्मिक ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान को निरस्त करना, उसको कमजोर करना। तो ये अब देखना है कि ये कैसे होगा, क्योंकि एक साथ जातियों के साथ आप न्याय करने की कोशिश करते दिखें। आपने इतनी बड़ी मांग स्वीकार कर ली जिसका आप लगातार 10-11 साल से विरोध कर रहे थे, प्रखर विरोध कर रहे थे, कटेंगे तो बटेंगे, यानी उसको देश को तोड़ने वाला मुद्दा बता रहे थे, और अब आप वो खुद करने जा रहे हैं। तो इससे इसको संभालेंगे कैसे? और अगर इसमें आगे आप जाएंगे तो फिर जो धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति इनकी अब तक रही है वो प्रभावित होगी। तो ये हम इसको यो भी मान सकते हैं कि क्या भाजपा को ये अब समझ में आ गया कि धार्मिक ध्रुवीकरण करके जितना फायदा उठा सकते थे वो उठा चुके हैं, अब इससे आगे नहीं मिलने वाला है। यानी डिक्लाइनिंग रिटर्न्स वाला ये मामला हो गया है कि अब उससे ज्यादा नुकसान होगा। तो ये कई आयाम हैं इसके, और ये अपने आप में इतना कठिन और जटिल मुद्दा है कि अभी यही तय नहीं है कि घोषणा नहीं की है, 5 साल हो गए हैं जनगणना को, कि अब कब जनगणना होगी। मैं थोड़ी जानकारी पर पढ़ रहा था, तो अब जाति को जनगणना में शामिल करने के और लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। जितने इन्यूमरेटर्स होते हैं उनका नए तरह से प्रशिक्षण होगा, उसको पहले प्रोफॉर्मा मंजूर कराया जाएगा, राज्यों से बात करनी पड़ेगी। राज्यों के पास अपनी जातीय जनगणना के 3-4 राज्यों के पास तो है ये वो आंकड़े हैं। किन किन जातियों को शामिल किया जाएगा, कितनी जातियों को शामिल किया जाएगा उसमें। अभी लगभग 2650 जातियां मानी जाती हैं पिछड़ों की। उनमें से किन को लेंगे, कितना लेंगे और किन को बाहर छोड़ेंगे। राज्यों की अपनी जातियों की सूचियां हैं, उनको केंद्र की सूची से कैसे मिलाया जाएगा, राज्यों की उसमें भूमिका और उनका रुख क्या होगा। ये सारे बहुत जटिल प्रशासनिक, प्रक्रियागत और राजनीतिक मुद्दे हैं, ये जटिलताएं हैं। इनसे निपटने में ही कम से कम 1 साल लग जाएगा। तो जो भी इनको फायदा लेना है वो कैसे लेंगे, वो रेटरिक से अकेले कैसे काम चलेगा, ये भी एक देखने की बात होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बात तो अब होने जा रही है भारतीय राजनीति में। एक बहुत बड़ा कहूंगा कि दिशा बदलने वाला परिवर्तन शायद अब होगा, अगर ये करेंगे। और अब घोषणा करने के बाद उसको एक सीमा से ज्यादा टालना भी इनके लिए संभव नहीं होगा। तो
रोचक समय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग यही करें, यही कह जी सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेसर रविकांत जी, क्या कहेंगे इस मसले पे? आपसे भी समझना चाहता हूं कि एक ये गले की फांस ना बन जाए। जाति जनगणना की घोषणा तो कर दिए, लेकिन अब पूछा जाएगा बार बार कि आखिर कब। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमलाइन की बात की कि आप बताइए, समय सीमा दीजिए कि किस समय शुरू कर रहे हैं। बजट में भी लाना होगा, बजटिंग होगी। 575 करोड़ के लगभग का बजट है मात्र अभी जनगणना का, और इसमें कई हजार करोड़ लगेंगे, तो बहुत कुछ है। क्या यहाँ एक फंसी हुई हालत में नहीं नजर आती मोदी सरकार? देखिए राजीव जी, मोदी सरकार कितनी इस पर ईमानदार है। अगर आप दो फैसले देखें पिछले सरकार के, वन नेशन वन इलेक्शन और तत्काल पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में एक समिति बन गई, काम चालू हो गया, रिकमेंडेशन आ गए। वक्फ बोर्ड बिल पर बहुत तेजी दिखाई सरकार ने। उसके सामने जाति जनगणना पर मोदी जी ने बोल तो दिया, अब बुलवा दिया कि साहब हम जाति जनगणना करेंगे। लेकिन अगर वो ईमानदार हैं, एक सप्ताह के भीतर कुछ न कुछ हो जाना चाहिए। बजटिंग की जो बात है वो उसका क्या प्रावधान होगा और इसके लिए कोई समिति बनेगी, क्या होगा, वो देखने की बात है। तो जो शंका पूरे देश की है कि मोदी जी ने केवल वो टाइमलाइन मैनेजमेंट के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, पहलगाम जिस तरीके से उनके लिए मुसीबत बन रहा था, क्योंकि अब आपने भक्त मंडली के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया है, तो वो क्या करेगा? वो दाढ़ी नहीं बनाएगा, वो गर्दन काटेगा। तो वो तो तैयार थे कि हमको पाकिस्तान में कूदा दो। मुझे तो कई बार ये लगता है कि जितने भक्त कूदते हैं उनको सबसे पहले बॉर्डर पर पहुंचा दे सरकार कि तुम ही निपट लो पहले, सेना बाद में देख लेगी। और मोदी जी की अपनी एक विदेश नीति है कि ये बंदर नीति भी है, तो पहले इनको ही निपटा देना चाहिए कि आप निपट लो। लेकिन ये सिर्फ यही कूद सकते हैं। चाइना के विरोध में लड़ियां नहीं खरीदेंगे, बस बाकी एक शब्द नहीं निकलेगा जबान से। ये इनका वो ऐप एक बंद कर दिया था मोदी जी ने, टिकटॉक, तो सारी फतह हो गई थी टिकटॉक पर। अरे मोदी जी भी अच्छे से जानते हैं अपने भक्तों की हालत, उनका माइंडसेट उन्होंने पढ़ा हुआ है, और मोदी जी यही चाहते हैं कि उतना ही मस्तिष्क हो बाकी सब में। अब वो समस्या ये है कि लोग थोड़ा ठीक ठाक खा पी रहे हैं, बाकी लोगों को वो बना रहे हैं कि ये पौष्टाहार उनको ना मिले, 5 किलो वही राशन खाते रहे तो दिमाग विकसित ना हो। लेकिन कुछ लोग हमें लगता है कि बादाम बादाम खा रहे हैं, तो सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं तो मुश्किल, अब गर्ग साहब ने जो कहा कि साहब डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, गर्ग साहब डॉक्टर इलाज कहां से करे? असल में उसकी डिग्री तो फर्जी है, वो था तो वार्ड बॉय, लेकिन डॉक्टर बनने के शौक में उसने डिग्री फर्जी हासिल कर ली, बन गया वो। अब आप बिस्तर पर लेटे रहे, हम बिस्तर पर लेटे रहे, इंतजार करें कि डॉक्टर हमारा इलाज करे, कहां से करे? तो कई बार तो उस बेचारे डॉक्टर पर तरस आता है। तो सत्यानाश पूरे देश का ऐसे ही हो रहा है। पूरा सैया पर देश है, आईसीयू में है। डॉक्टर कर्तव्य तो बहुत कर रहा है। वो एक, हम लोग कहते हैं ना, एक कहानी चलती है पूरे देश में, गांव में खास करके, कि बंदर क्या नहीं कर रहा, वो पेड़ पर चढ़ रहा है, उछल रहा है, नीचे जा रहा है, दूसरी डाल पे जा रहा है, तीसरी डाल पर जा रहा है। अब वो करे भले ही कुछ नहीं, लेकिन उसकी हरकत में कोई कमी हो तो बताओ। मोदी जी अरब से सीधे वापस
अब बिहार चले गए तो क्या हुआ, आए तो ना, अमित शाह गए ना वहां उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अब रेड कारपेट पर गए तो क्या हुआ, ये आपकी बला से, इसको आप सोचते समझते रहिए। तो जो हालात देश में, कई बार हंसने और रोने में दोनों फर्क नहीं समझ में आता है हम लोगों को खुद ही कि हम इस पर हंसे कि रोए। जी जी। तो जाति जनगणना पर और पहलगाम पर फंसे तो बेचारे दोनों पर हैं और बराबर उछल कूद है, वो बंदरों की पूरी सेना का उछल कूद है, लेकिन होना कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि राहुल अभी तो फंसा दिया ना कांग्रेस ने कि एक तरफ तो 56 इंची मोदी जी है और दूसरी तरफ 56 सवाल है। कराइए ना इस पर जाति जनगणना। मैंने पहले भी कहा था कि जाति जनगणना केवल मुंडी गिनने का मामला नहीं है। जाति जनगणना के जरिए सामाजिक न्याय के सवाल को हल होना है और उस पर यह तय होना है कि माल पानी कहां किसके पास कितना है, कितनी जमीनों पर कौन काबिज है। मोदी जी तो सरेआम कल उन्होंने दे दिया एक पूरा अडानी साहब को, और यहां हालात क्या है कि 82 करोड़ को आपने कटोरे पर लाकर खड़ा कर दिया। वो बेचारा केवल राशन के लिए लाइन में लगा हुआ है जी। उसके बच्चे की शिक्षा का क्या होगा, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है कि उसके जीवन की गरिमा का क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल। बिल्कुल। आपने रिजर्वेशन को तो मजाक बना के रख दिया है। ऐसे में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के जो सवाल हैं और हमारे आपका जो कंसर्न है वो लगातार उन सवालों पर मुखर है, लेकिन हम उतना ही ये भी जानते हैं और मानते हैं कि मोदी जी इन मुद्दों पर कितने ईमानदार हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था कि प्रशांत जी के उनके ओपिनियन को मोदी जी गलत कर दें तो कुछ बात बने। हम तो चाहते हैं, हम सब चाहते हैं जी, लेकिन उतना ही है कि मोदी जी ये नहीं करेंगे, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन उछल कूद में कोई कमी नहीं होगी, ये पूरा देश जानता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गौर साहब, आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए, और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा हम लोग कर रहे थे और लगातार जिसमें दो मसले और दो मुद्दा महत्वपूर्ण, पहलगाम से लेकर जाति जनगणना तक। जाति जनगणना, इस पर आपके विचार जरा समझना सुनना चाहूँगा। और क्या ये इस बीच लाने का मतलब यही है, हेडलाइन मैनेजमेंट, या कुछ और? आप मुझे पिछले 11 सालों से सरकार सत्ता में है बीजेपी, मोदी जी हैं 2014 से, उनकी कोई एक घोषणा बता दीजिए राजीव जी जो उन्होंने पूरी की है। देश सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपने इतना कहा, मन की बात में कहा, तन की बात में कहा, क्षण की बात में कहा, आप कहते रहते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश में कहते रहते हैं। इतना बड़ी क्राइसिस है, आप कोविड के टाइम में तो लगातार राष्ट्र के नाम संदेश देते रहते थे। हमने आपका कोई राष्ट्र के नाम संदेश भी नहीं देखा कि आप टीवी के सामने दिखे हों। कोई एक चीज पूरी हुई हो। जब भी कोई घटना होती है, नागरिक डर जाता है। आप डराते रहे और खुश करते रहे। आपने कहा महिला आरक्षण होगा, बड़ी धूमधाम से आपने महिला आरक्षण का विधेयक पास कराया। क्या हुआ उसका?
एक देश एक चुनाव के लिए आपने कमेटी बनाई, इतनी मीटिंगें की, पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, कैबिनेट ने मंजूर भी कर दिया, क्या हुआ उसका? मणिपुर जल रहा है लगातार, एक उत्तर पूर्व का बड़ा राज्य, और खासकर अब ज्यादा संवेदनशील मामला इसलिए हो गया है कि बांग्लादेश में ऐसी ताकतें आ गई हैं जो बात कर रही हैं कि चीन की मदद से पूरे उत्तर पूर्व के 7 राज्यों पर कब्जा करना चाहिए जी। और मणिपुर लगा हुआ है बांग्लादेश से। हम क्या कर रहे हैं? तो इसलिए मैं इसको, ये एक जाति जनगणना को एक वही जैसे 15 लाख आपके खातों में आ जाएंगे, उसको फिर बाद में उन्होंने जुमला कह दिया। जाति जनगणना भी एक जुमला है। इसका देखिए पॉइंट केवल ये है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2026 में जो 26-27 में परिसीमन करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड है। आपका 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई कोविड के कारण। अब नहीं हुई तो वो फिर 2031 में होती लॉजिकली, पर चूंकि परिसीमन करना है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो 2000 उसके पहले आपको जनगणना करवानी है। तो 2026 में जनगणना होनी ही चाहिए अगर परिसीमन करना है। और आप परिसीमन का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ की सीटें बढ़ जाएं, तो आप बहुमत फिर से, इसमें आप जो समझिए, स्ट्रेटेजी को समझिए कि भाई ये जो कास्ट सेंसस है वो क्यों करवा, तो उसमें उन्होंने कहा सेंसस तो करवाना ही पड़ेगा 26 में, तो हम क्यों नहीं कास्ट सेंसस भी करवा के विपक्ष के हाथ से राहुल गांधी के जमीन के नीचे से एक मुद्दा छीन लें। तो राहुल ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप छीनिए मुद्दा, हमको क्या है, हम स्वागत करते हैं आपका। आप केवल एक काम कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए तारीख की, और 50% का जो कैप है उसको हटा दीजिए। और उन्होंने ऑफर किया कि तेलंगाना का जो मॉडल है, जो हमने सक्सेसफुली किया है, उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए और हम उसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं किसी बात का। अगर आप सीरियस हैं तो जवाब दीजिए राहुल गांधी के ऑफर का। नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि आप सीरियस नहीं हैं जी। आप सीरियस इसलिए नहीं है कि आप बिहार के रिजल्ट को देखना चाहते हैं कि ये जो आपने तीर चलाया है, ये बिहार में निशाने पर अगर लग जाए तो जाति जनगणना, नहीं लगे तो एक और जुमला। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम अगर कोई ऐसी बात कही होती जो उन्होंने पूरी की हो पहले सरकार ने। दूसरा ये कि आपकी पार्टी का जो क्रेडेंशियल्स हैं वो कट्टर हिंदूवादी क्रेडेंशियल्स हैं, मनुवादी क्रेडेंशियल्स हैं। आप वर्ण व्यवस्था में यकीन करते हैं, पब्लिकली कह चुके हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते थे, चुनाव के टाइम घोषणा कर चुके थे, आपके लोग सांसद घोषणा कर चुके थे संसद की 400 चाहिए, संविधान को बदलना है। तो आपका जो पूरा काडर है
आपकी धर्म संसदें जो हैं, आपके साधु संत जो हैं, आपका आरएसएस जो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है, वो जाति जनगणना करके क्या दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नेतृत्व प्रदान करना चाहता है क्या? यकीन करेंगे क्या लोग कि आपके जो लोग हैं वो आपके दरवाजे खुल जाए सबके लिए? तो इसलिए मुझे थोड़ा सा राजीव जी शक लगता है, क्योंकि ये अगर अटल जी होते तो और वो घोषणा करते तो हम 100% यकीन कर लेते कि हाँ, अटल जी ने कहा है, पत्थर की लकीर है। अटल जी के साथ चीजें क्रेडिबल थी, और वो इंदिरा गांधी 71 के बाद इंदिरा गांधी की तारीफ भी कर दी उन्होंने। आप बताइए, राहुल गांधी की आज तक कोई तारीफ की क्या? उनको अपमानित करने के अलावा कुछ किया क्या? तो आप अपने विपक्ष की, अपने विरोधियों की तारीफ करें, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए आपको जी। उदारता चाहिए, विनम्रता चाहिए। अहंकार में डूबे हुए आप, पूरी हुकूमत है वो, उन्होंने कह दिया, पीयूष गोयल ने, हमने पिछली चर्चा में बात की थी कि देशभक्ति की कमी है राष्ट्रवाद की, ना? जी बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गर साहब। बहुत गंभीर चर्चा, हम लोग आप तमाम साथियों ने अपने विचार रखे और बहुत महत्वपूर्ण बातों पे, पहलगाम मुद्दे से लेकर